हेलो नमस्कार। सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं 1 रुपए की डकैती एपिसोड नंबर 3। देवराज चौहान चारपाई पर लेटा आराम कर रहा था। इस समय 8 बज रहे थे। उसका इरादा 11 के बाद हरकत में आने का था। तब तक नौकर खाना खाकर सो जाएंगे और मीर सिंह की गैर मौजूदगी के कारण गनमैन भी लापरवाह होंगे। कुछ देर पहले धन्नो कह गई थी कि खाना 9 बजे मिलेगा। तभी क्वार्टर के खुले दरवाजे पर आहट हुई। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर देखा। बनवारी हाथ में बोतल और 2 गिलास पकड़े भीतर आते दिखा। देवराज चौहान जानता था कि यह धन्नो का बाप है, जो कि माली का काम करता है। क्या हाल है बेटे पाल? बनवारी ने बेहद प्यार भरे स्वर में पूछा। अच्छा हूं, देवराज चौहान शांत स्वर में कहते हुए उठकर बैठ गया। बनवारी नीचे फर्श पर बैठता हुआ बोला, आ नीचे बैठ मेरे साथ, दोनों बातें करेंगे घोड़े वाली लेकर। देवराज चौहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खामोशी से नीचे आ बैठा। इस समय वह नौकर था और नौकरों के साथ मिलकर रहना उसकी मजबूरी थी। बनवारी दांत निकालकर मुस्कुराया। कितना अच्छा है तू, आज तू भर गिलास। बनवारी ने बोतल गिलास उसकी तरफ सरकाए। मैं नहीं पीता चाचा। बनवारी की करके हंसा। खानदानी बच्चा है ना, इसलिए बड़ों के सामने पीने में शर्म आती है। खैर फिक्र मत कर, मुझे अपना दोस्त समझ। खाने पीने में क्या शर्माना। डाल, दोनों गिलासों में डाल। बहुत प्यारा बच्चा है। लेबल देख ले, अंग्रेजी है घोड़े वाली। खास तौर से तेरे लिए लाया हूं, डाल डाल। इस समय बनवारी लाल की बात मानना मजबूरी थी। इन हालात में वह किसी से भी बिगाड़ना नहीं चाहता था। देवराज चौहान ने गिलासों में विस्की डाली, कमरे में मौजूद मटके में से पानी डाला और फिर नीचे बनवारी के सामने बैठ गया। उठा ले। बनवारी अपना गिलास उठाते हुए बोला, चढ़ा ले। कहने के साथ ही उसने अपना गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। देवराज चौहान होठों पर हल्की मुस्कान लिए बनवारी को देखे जा रहा था। अरे तेरा गिलास तो वैसा की वैसा ही पड़ा है, उठा पी, खत्म कर, नया भरते हैं। देवराज चौहान ने बोतल उठाई और बनवारी के गिलास में ठीक ठाक विस्की डाली और लोटे को घड़े के पानी से भरकर गिलास में पानी डाला। वाह, पैक बनाना तो कोई तुझसे सीखे। बड़ों की इज्जत करना जानता है तू, वरना आजकल के लड़के तो अपने में ज्यादा डालते हैं और दूसरों के गिलासों में कम। उठा उठा, पी, खत्म कर, नया भरते हैं। जल्दी कर जल्दी। कहने के साथ ही बनवारी ने आधे से ज्यादा गिलास खाली करके नीचे रखा। फिर देवराज चौहान के गिलास को देखकर बोला, तूने तो पिया ही नहीं, उठा ले, शर्मा मत, मैं अभी आया। बनवारी लाल उठता हुआ बोला, हल्दीराम भुजिया का नया पैकेट पड़ा था, लाना भूल गया, उसे लेकर आता हूँ। कहने के साथ ही बनवारी लाल बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने अपना गिलास उठाया और विस्की बनवारी के गिलास में डाल दी। कुछ ही पलों में बनवारी ने भीतर प्रवेश किया। उसका गिलास खाली पाकर मुस्कुराया। मेरी पीठ पीछे एकदम खत्म कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ले हल्दीराम की भुजिया खा। कहने के साथ ही बनवारी ने भुजिया का पैकेट देवराज चौहान को थमाया और खुद नीचे बैठते हुए अपना गिलास उठाया और होठों में लगाकर एक ही सांस में खत्म कर दिया। देवराज चौहान ने भुजिया का पैकेट खोलकर बनवारी के सामने रख दिया। बनवारी अब ठीक ठाक नशे में आता लग रहा था। वाह, यह घोड़े वाली भी कमाल की है। अंदर गई नहीं कि पीने वाला खुद को घोड़े पर बैठा महसूस करता है। क्यों पाल, तेरे को भी ऐसा हो रहा है? हाँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बनवारी ने मुट्ठी भर भुजिया लिफाफे से निकालकर मुंह में डाल ली। पाल बेटे, बनवारी की आवाज नशे जैसी हो रही थी, मैं तेरे से खास बात करने आया था। क्या? वह मेरी बेटी है ना, धन्नो? हाँ, उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। मैं चाहता हूं तेरे साथ उसकी शादी हो जाए। मेरे साथ? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, वह तेरे को पसंद करती है, उसी ने मुझे बात करने भेजा है। तुम्हारा गिलास खाली हो गया, देवराज चौहान ने कहते हुए बोतल उठाई और कम से कम आधा गिलास विस्की से भर दिया। फिर लोटे से गिलास में पानी डाल दिया। भला हो तेरा, कितने अच्छे अच्छे पैक बना रहा है। बनवारी लाल ने गिलास उठाया। तू भी अपना भर ले, अकेले में मजा नहीं आता, भर भर जल्दी। कहने के साथ ही बनवारी ने गिलास होठों से लगाया और आधा खाली करके नीचे रख दिया। देवराज चौहान ने बोतल पर निगाह मारी, जो कि आधी हो रही थी। अब बनवारी ठीक ठाक नशे में आ गया था। उसने आंखें मिचमिचाकर देवराज चौहान को देखा। तूने गिलास खाली कर दिया? हाँ, देवराज चौहान ने अपना खाली गिलास उठाकर उसे दिखाया। ठीक है, अच्छा बच्चा। तो मैं धन्नो की शादी की बात कर रहा था। गिलास तो खाली कर दो, देवराज चौहान ने उसे टोका।
बनवारी ने फौरन झूमते हुए अपने गिलास को देखा। अरे खाली नहीं हुआ, मैं तो खाली समझ रहा था। कहने के साथ ही बनवारी ने गिलास उठाया और एक ही सांस में बाकी का गिलास खाली कर दिया। देवराज चौहान ने भुजिया का लिफाफा आगे किया तो बनवारी ने लिफाफा पकड़कर आधा खाली कर दिया। आधी बोतल पी लेने के बाद वह खासा नशे में लग रहा था। पाल बेटे, मैं क्या कह रहा था? बता रहे थे कि यह घोड़े वाली है। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने बोतल उठाकर बनवारी के ग्लास में पुनः विस्की फिर पानी डाला। हाँ, तो यह घोड़े वाली है। इसे पीने के बाद लगता है घोड़े की सवारी की जा रही हो और आसमान में उड़ रहा हो, बहुत तेज आंधी तूफान की तरह। और देवराज चौहान ने गिलास उठाकर बनवारी के हाथ में थमा दिया। यह साला अभी बचा हुआ है। किसी प्रकार बनवारी ने हाथ में पकड़े गिलास को देखा, फिर उसे होठों से लगाकर एकदम पी गया। देवराज चौहान समझ गया कि अब बनवारी किसी काम का नहीं रहा। इतनी पी चुका है कि अब इसे सिर्फ बिस्तर चाहिए, नींद चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ दूं। देवराज चौहान उठकर बनवारी की बाजू पकड़ता हुआ बोला। अभी लेकिन बोतल तो खाली नहीं हुई। यह देवराज चौहान बोतल पर ढक्कन लगाकर उसके हाथ में थमाता हुआ बोला। संभालो इसे, कल पी लेना। चलो अपने क्वार्टर में। चलो। बनवारी उठते हुए लहराया कि देवराज चौहान ने उसे फौरन थाम लिया। बनवारी को सहारा देकर देवराज चौहान उसके क्वार्टर में ले गया, जहां वह बेड पर जा गिरा। नशे से भरी बड़बड़ाहट में घोड़े वाली को पुकार रहा था, जबकि घोड़े वाली आधी खाली होकर उसकी बगल में ही पड़ी थी। धन्नो देवराज चौहान के क्वार्टर में प्रवेश हुई कि छिटक गई। हाथ में खाने का थाल था। फर्श पर भुजिया बिखरी पड़ी थी। 2 खाली गिलास पड़े थे और देवराज चौहान उल्टे सीधे ढंग से चारपाई पर लुढ़का पड़ा था। लगता है बाबू ने खूब जमकर तेरी सेवा की रे, तू तो होश ही खो बैठा। आगे बढ़कर धन्नो उसे हिलाती हुई बोली, उठ रे, धन्नो तेरे वास्ते खाना लाई है। परंतु देवराज चौहान तो ऐसे औंधा पड़ा था जैसे पूरी बोतल चढ़ा ली हो। क्यों रे, धन्नो से शादी की खुशी में घोड़े वाली सारी पी गया क्या? यह भी होश नहीं रहा कि अब भी धन्नो खाना लेकर आएगी तो तेरे से बातें करेंगी। अपने आप से बात करती धन्नो ने खाने का थाल एक तरफ रखा। होश आए तो खा लेना। धन्नो तो चली, तेरे को खाना ही खिलाती रहेगी। सोना नहीं है क्या धन्नो को? कहने के साथ ही धन्नो बाहर निकली और क्वार्टर के खुले दरवाजे को भिड़ा दिया। देवराज चौहान के शरीर में हरकत हुई और वह उठ बैठा। धन्नो के सामने ऐसा करना जरूरी था, नहीं तो जाने कब तक उससे चिपकी रहती, जबकि आज रात उसे पूरी तरह फुर्सत चाहिए थी। रात के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान ने अपने क्वार्टर की लाइट बंद कर दी थी। खाना खा चुका था। उंगलियों के बीच सुलगती सिगरेट थी, जिससे कि रह रहकर कश ले रहा था। सिगरेट समाप्त करके उसने फर्श पर फेंकी और उठ खड़ा हुआ। निशब्द आगे बढ़ा और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर झिर्री में से बाहर देखा। गहरे अंधेरे में बल्ब और ट्यूबलाइट्स की रोशनी थी। उस रोशनी में इक्का दुक्का गनमैन नजर आ जाता था। आज मीर सिंह चावला बाहर गया था और साथ में गनमैनों को भी ले गया था, इसलिए पहरे पर कम गनमैन थे। कई मिनट तक देवराज चौहान झिर्री में से झांकता रहा। इतनी देर में सिर्फ एक बार ही 2 गनमैनों ने एक दूसरे को पार किया था। स्पष्ट था कि बंगले पर मीर सिंह चावला की गैर मौजूदगी के कारण आज गनमैन कुछ लापरवाह से थे, वरना कल जब रात को जरा सा दरवाजा खोला वह गनमैनों की हरकत पर निगाह रख रहा था तो इतनी देर में 3 बार उन्होंने एक दूसरे को पार कर लिया था। देवराज चौहान सब देखता रहा। फिर वह वक्त भी आया जब दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और आगे बढ़ते गए। उनके कुछ आगे जाते ही देवराज चौहान दरवाजे का एक पल्ला खोलकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करके आसपास ऊपर देखा। कोई हलचल नहीं थी। सब नौकर क्वार्टरों में गहरी नींद में थे। रास्ता साफ पाकर देवराज चौहान दबे पांव दौड़ा और आधे मिनट में ही खाली जगह पार करके बंगले के पिछवाड़े के प्रवेश द्वार पर था, जो कि अधखुला था। आज बंद नहीं किया गया था। इसे भी मीर सिंह की गैर मौजूदगी का ही हिस्सा कहा जाएगा। देवराज चौहान फौरन भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा वैसे ही खुले रहने दिया जितना कि पहले था। बंगले में हद से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि गनमैनों का कमरा और वॉचरूम भी वहां था। देवराज चौहान खास जगह लगे वीडियो कैमरे के प्रति सतर्क था कि वह उनके लेंस के घेरे में ना आ जाए। पिछले 4 दिनों में देवराज चौहान ने गुप्त तौर पर लगा रखे वीडियो कैमरे को ढूंढ निकाला था कि वह कहां फिट है। उनसे बचते हुए दबे पांव देवराज चौहान आगे बढ़ रहा था। नीचे हॉल में भी 2 गनमैन मौजूद थे, परंतु सब ठीक रहा। किसी को उसकी
हरकतों की भनक तक नहीं लगी और तीसरे मिनट देवराज चौहान मीर सिंह चावला के बेडरूम में था। दरवाजा भिड़ा हुआ था। भीतर प्रवेश करके देवराज चौहान ने दरवाजे को पहले की तरह भिड़ा दिया। अगले ही पल देवराज चौहान की निगाह पूरे बेडरूम में फिर गई। वहां कोई भी ना था, खाली पड़ा था। अब वह तिजोरी को आराम से तलाश कर सकता था। अजीत मलिक 10 बजे ही कंट्रोल रूम में जा बैठा था। वहां मौजूद दोनों को यह कहकर रुखसत कर दिया था कि वह कुछ घंटे आराम कर ले, तब तक वह यहाँ बैठेगा। उन दोनों के जाने के बाद मलिक ने एक टीवी पर मीर सिंह चावला के बेडरूम का दृश्य सेट किया। स्क्रीन पर मीर सिंह का बेडरूम स्पष्ट नजर आने लगा। दूसरे टीवी से वह बंगले के अन्य हिस्सों पर नजर मारने लगा। वह बटन दबाता जाता था और टीवी में नजर आ रही तस्वीरें बदलती जा रही थी। दूसरे टीवी स्क्रीन पर मीर सिंह के बेडरूम का दृश्य स्थिर था। अजीत मलिक के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। वह जानता था कि देवराज चौहान बंगले के पीछे वाले दरवाजे से भीतर आएगा और ज्यादा देर भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह बात अवश्य होगी कि मीर सिंह कभी भी लौट आ सकता है। जिस टीवी स्क्रीन पर वह बंगले के हिस्सों के दृश्य देख रहा था, उन पर तो देवराज चौहान नजर नहीं आया, लेकिन 11:15 बजे के करीब टीवी स्क्रीन पर उसने मीर सिंह चावला के बेडरूम के दरवाजे को खुलते देखा। अजीत मलिक के होठ बिछ गए। फिर उसने देवराज चौहान को अंदर आते देखा और दरवाजा बंद करते देखा। मलिक की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। होठों के बीच क्रूरता भरी मुस्कान आ फंसी। उसकी चमकती निगाह देवराज चौहान की हरकतों पर जा टिकी। देवराज चौहान बिना 1 मिनट का भी वक्त गवाए किताबों की शेल्फ की तरफ बढ़ा। एक एक करके किताबें नीचे रखनी शुरू कर दी। करीब 150 किताबें थी। सबको शेल्फ से नीचे उतारकर शेल्फ चेक करने लगा कि भीतर खाली जगह तो नहीं जहां तिजोरी छिपा रखी हो। लेकिन अच्छी तरह चेक करने के बाद शेल्फ के पीछे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां कुछ रखा जा सकता हो। लकड़ी की शेल्फ के नीचे का 4 फीट का हिस्सा अलमारी के पल्लों के रूप में नजर आ रहा था। मतलब कि किताबों की शेल्फ के नीचे छोटी सी अलमारी थी। देवराज चौहान नीचे झुका, उन पल्लों को खोलने की कोशिश की, परंतु वह बंद थे। देवराज चौहान की निगाह की होल पर जा टिकी। होंठ भिज गए। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसे वह की होल में फंसाकर लॉक हटाने की चेष्टा कर पाता। देवराज चौहान उठा और उसकी तेज निगाहें कमरे के जर्रे जर्रे पर दौड़ने लगी। वह कोई ऐसी चीज ढूंढ निकालना चाहता था जिसे वह की होल में डालकर लॉक के लीवर को अपनी जगह से हटा सके। 5 मिनट की चेष्टा के पश्चात देवराज चौहान को टेबल की ड्रॉज में से नेल कटर मिला, जिसमें छोटा सा चाकू और बोतल खोलने वाला ओपनर भी था। देवराज चौहान लकड़ी के पल्लों के पास पहुंचा और की होल में नेल कटर के चाकू की नोक डालकर ताला खोलने की चेष्टा करने लगा। 2 मिनट की कोशिश के पश्चात लॉक खुल गया। देवराज चौहान ने फौरन पल्ले खोले। अगले ही पल उसके होठों में कसाव आ गया। सामने ही नीले रंग की तिजोरी मौजूद थी, जो कि सिर्फ 2 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी थी। उसके नीचे पहिए लगे थे, यानी कि उसे धकेल कर कहीं भी ले जाया जा सकता था। किताबों की शेल्फ के नीचे जो छोटी अलमारी थी, उसमें सिर्फ यही तिजोरी थी। देवराज चौहान नीचे झुका और तिजोरी का मुआयना करने लगा। इससे उसे इस बात का कोई एहसास भी नहीं था कि तिजोरी से वास्ता रखता ऐसा अलार्म था कि कोई तिजोरी को हाथ भी लगाता तो सारे बंगले के अलार्म की गूंज ने सबको सतर्क कर देना था। लेकिन वह अलार्म मीर सिंह ने मलिक को कहकर बंद करवा दिया था, यह कहकर कि देवराज चौहान को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मौत का ख्याल कुछ और आगे बढ़े। देवराज चौहान तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मीर सिंह के साथ वह नहीं बल्कि मीर सिंह उसके साथ खेल खेल रहा है। तिजोरी में एक तरफ की होल था, यानी कि चाबी वाला लॉक था, और ठीक बीचों बीच 0 से लेकर 9 नंबर तक की चक्री लगी हुई थी, यानी कि पहले चाबी से तिजोरी का ताला खोलना जरूरी था। उसके बाद नंबरों का कॉम्बिनेशन मिलाया जाए, तब जाकर तिजोरी खुल जानी थी। दिक्कत से भरा लंबा काम था। चाबी वाला लॉक अगर किसी तरह खोल भी लिया जाए तो कॉम्बिनेशन सेट करना संभव नहीं था, और कॉम्बिनेशन का नंबर मीर सिंह के अलावा किसी और को मालूम भी नहीं होगा। जो भी हो, तिजोरी तो खोलना ही है। 1 रुपए की डकैती हर हाल में करके रहनी है, नहीं तो वह बात जाति के बड़े खजाने से महरूम हो जाएगा। अभी उसके पास औजार नहीं थे। औजार जगमोहन ने लाने थे। क्या मालूम वह कब आता है, कल आ सकता है या परसों भी। औजार आ जाने के बाद उसे फिर किसी ऐसे दिन का इंतजार करना होगा कि जब रात को मीर सिंह बाहर जाए और वह तिजोरी को खोलने की चेष्टा करे।
बहरहाल तिजोरी उसने खोज निकाली थी। देवराज चौहान पल्ले बंद करके उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका मिशन 50% के आसपास कंप्लीट हो गया था, क्योंकि तिजोरी का गुप्त स्थान अब उसकी जानकारी में था। वैसे भी ज्यादा देर यहाँ रुकना उसके लिए ठीक नहीं था। इस वक्त उसे उसके क्वार्टर में होना चाहिए था। जगमोहन औजार दे जाएगा तो उसके बाद ही तिजोरी खोलने की कोशिश करेगा। देवराज चौहान जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वॉचमैनों की निगाहों से बचकर अपने क्वार्टर में पहुंचा कि ठिठक गया। वह दरवाजे के पल्ले भिड़ाकर गया था, लेकिन अब दोनों खुले पड़े थे। देवराज चौहान के होठ सख्ती से भींच गए। किसने खोला दरवाजा? खुले में ज्यादा देर रुकना ठीक ना था। देवराज चौहान आगे बढ़ गया और दरवाजे की चौखट पर जा खड़ा हुआ। सामने निगाह पड़ते ही चेहरे के भाव फौरन सामान्य हो गए। धन्नो उसकी चारपाई पर बैठी लापरवाही भरे अंदाज में दोनों टांगे हिला रही थी। दोनों की निगाहें मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भीतर प्रवेश करते हुए देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। लो, धन्नो तुनक कर उठती हुई बोली, यह क्या बात हुई? घंटे भर से धन्नो तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम हो कि पूछते हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम्हें तो यह कहना चाहिए था, धन्नो मेरे इंतजार में जागा मत कर, सो जाया कर। यह तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धन्नो कोई ऐसी वैसी नहीं है जो हर किसी का इंतजार करती फिरे। खैर छोड़ो, यह तो हुई धन्नो की बात। अब धन्नो तुमसे पूछती है कि रात के 12 के ऊपर का वक्त है और तुम कहाँ से आ रहे हो? बाहर था। धन्नो ने बाहर देखा था, लेकिन तुम तो कहीं नजर नहीं आए। अंधेरे में पेड़ के नीचे सोया पड़ा था, तुम देख नहीं पाई होगी। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। वाह, यह क्या बात हुई? जब इतना बढ़िया खटिया तुम्हारे पास है तो बाहर सोने की क्या जरूरत? मैं नशे में था, मुझे नहीं मालूम कब उठकर मैं बाहर चला गया। यह घोड़े वाली का कमाल है। बापू कह रहा था कि घोड़े वाली पीकर घोड़े की सैर का मजा आता है। तुम्हें भी आया होगा, तो फिर यूं कहो ना कि घोड़े की सैर करके आ रहे हो। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। वह आगे बढ़कर वह कुर्सी पर जा बैठा। धन्नो के चेहरे पर प्यार भरे भाव आकर ठहर गए। मेरे प्यारे पाल। धन्नो की आवाजों के भावों को पहचान कर देवराज चौहान को लगा मुसीबत सिर पर है। देवराज चौहान ने धन्नो को देखा। पाल जी, मेरा बापू ने तुमसे कुछ कहा? देवराज चौहान समझ गया कि धन्नो पूछना चाहती है कि बनवारी ने उससे शादी की बात की या नहीं। क्या कहा? वही मैं पूछ रही हूं कि पहले दूसरे तीसरे पेग में बापू ने तुमसे क्या क्या बातें की। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। 2 पैग तक की तो बातें याद रही, देवराज चौहान ने संजीदा स्वर में कहा, लेकिन तीसरे पैग की बातें याद नहीं। पहले 2 पैग की बातें ही बता दो। धन्नो चुन्नी हाथ में लेकर अदा के साथ हिलाती हुई बोली। 1 पैग तो दुआ सलाम में ही गुजर गया, देवराज चौहान ने भोलेपन से कहा। दूसरे में क्या कहा बापू ने? धन्नो ने होठ दांतों के बीच दबाया। दूसरे में कह रहा था कि कोई खास बात करनी है। खास बात की पाल जी? नहीं, वो बातों बातों में ही रह गई। तीसरा पैग लेने पर बनवारी कहने लगा कि वह घोड़े की सैर कर रहा है। उसके बाद तो मुझे खुद भी होश नहीं रहा कि क्या बात हुई, क्या हुआ। इतना ही होश है कि बनवारी को किसी तरह उसके क्वार्टर में छोड़कर अपनी चारपाई पर आ लेटा था। धन्नो के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। बापू है ही ऐसा, घोड़े वाली हो या गधे वाली, सामने आते ही सब भूल जाता है। 50 बार बोला धन्नो ने कि काम की बात जमीन पर बैठकर किया कर, घोड़े पर नहीं। लेकिन कोई खास बात करनी थी बनवारी ने। हाँ, तभी तो धन्नो को गुस्सा आ रहा है। कौन सी बात करनी थी? देवराज चौहान ने भोलेपन से पूछा। धन्नो क्यों बताए तेरे को? बापू ही बताएगा। धन्नो का गुस्सा कुछ कम हुआ। सुबह उठने दे बापू को, फिर पूछूंगी कि घोड़े की सैर कैसी रही। अब धन्नो चली सोने को। सारा दिन काम करती रही और रात को भी फुर्सत नहीं। घोड़े वाली ने सत्यानाश करके रख दिया। बड़बड़ाते हुए धन्नो बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने मन ही मन चैन की सांस ली और उठकर दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। अगर धन्नो इसी तरह उसके पीछे पड़ी रही तो किसी दिन उसके लिए अनजाने में मुसीबत खड़ी कर देगी। देवराज चौहान ने लाइट ऑफ की और चारपाई पर आ लेटा। बेडरूम में तिजोरी कहाँ थी? वह ढूंढ ली गई थी, अब उसे खोलना बाकी था। तभी 1 रुपए की डकैती संभव हो सकती थी। लेकिन देवराज चौहान इस बात के प्रति सतर्क था कि तिजोरी खोलना उसके बस की बात नहीं, आसान नहीं। खास तौर से ऐसी तिजोरी जिसमें डबल लॉक सिस्टम हो, चाबी वाला भी और कॉम्बिनेशन वाला भी। लेकिन यह सोचकर वह हाथ तो खड़े नहीं कर सकता था। उसने अंत तक कोशिश करनी थी कि तिजोरी खुल जाए और वह 1 रुपए की डकैती कर ले। उसी 1 रुपए के सिक्के के ऊपर बात जाति में मौजूद खजाने का दारोमदार था, जिसे वह हर हाल में हासिल कर लेना चाहता था। अब देवराज चौहान को ताला खोलने वाले औजार चाहिए थे।
उन औजारों को जगमोहन ने लेकर आना था, उसके बाद ही काम आगे बढ़ सकता था। जगमोहन औजारों को कल भी ला सकता था और 2 दिन बाद भी। देवराज चौहान के पास जगमोहन का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता न था। मीर सिंह चावला की वापसी रात 2:15 हुई। मीर सिंह वक्त बिताने के लिए क्लब में चला गया था। ताश के कुछ खेल खेलने और चंद पैक पीने के बाद खाना खाया था। इसी में 1 बज गया था। क्लब से चलते चलते आधा घंटा और लगा। अजीत मलिक मीर सिंह के इंतजार में जाग रहा था। मीर सिंह अपने बेडरूम में पहुंचा तो मलिक पीछे पीछे ही आ गया था। क्या रहा? मीर सिंह ने टाई की नॉट खोलते हुए लापरवाही भरे अंदाज में पूछा। देवराज चौहान ने तिजोरी तलाश कर ली है, अजीत मलिक ने कहा। गुड, वेरी गुड। वीर सिंह मलिक को देखकर मुस्कुराया। कुछ तो मामला आगे बढ़ा, सुनकर मजा आया। तिजोरी तलाश करने के बाद अलमारी के पल्ले बंद किए और खामोशी से वापस चला गया। समझदार आदमी है। मीर सिंह चावला की निगाह अलमारी के बंद पल्लों की तरफ गई। ठंडा करके खाने की आदत है देवराज चौहान को। मीर सिंह के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। अब जब भी उसे दूसरा मौका मिलेगा तिजोरी खोलने की चेष्टा करेगा। लेकिन सर, उसके पास ताले खोलने के औजार तो है ही नहीं। होंगे? नहीं है सर, मलिक ने विश्वास भरे स्वर में कहा। भीतर आते हुए गनमैनों ने उसकी ठीक तरह से तलाशी ली थी। औजार के नाम पर उसके पास पेचकस भी नहीं था। मीर सिंह ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर से रिलाया। नहीं है तो इंतजाम भी हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल रखा होगा देवराज चौहान ने। सर, मलिक ने धीमे स्वर में कहा, एक बात कहूं? मीर सिंह की निगाहें मलिक पर जा टिकी। सर, मेरे ख्याल में आप तिजोरी में से वह सिक्का निकाल। नहीं, मीर सिंह ने नकारात्मक ढंग में सिर हिलाया। ऐसा करने से खेल का मजा ही खराब हो जाएगा। देवराज चौहान की गर्दन हमारे हाथों में है, वह हमारी जद में है। हम जब भी चाहें उसे डिब्बा बंद कर सकते हैं। फिर परवाह क्या? वह जो भी करता है उसे करने दो, खेलने दो उसे। यूं समझो कि यह उसकी जिंदगी के आखिरी मजे हैं, ले लेने दो। हम भी तो मजे ले रहे हैं मलिक। जैसा आप ठीक समझे सर। देवराज चौहान को एक मौका और मिलना चाहिए, आज की तरह ही बाहर जाकर। लेकिन दूसरा मौका तभी दिया जा सकता है जब हमें यकीन हो जाए कि उसके पास तिजोरी खोलने के औजार हैं। कहते हुए मीर सिंह ने सवालिया निगाहों से अजीत मलिक को देखा। मेरी जानकारी के मुताबिक तो उसके पास कोई औजार नहीं है सर। मीर सिंह ने सिगरेट सुलझाकर सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। अगर उसके पास औजार नहीं है तो आ जाएंगे। देवराज चौहान ने इसके लिए कोई तो रास्ता बना रखा होगा। औजार लेने के लिए या तो वह खुद बाहर जाएगा या कोई उसे औजार देने आएगा। यह कैसे मुमकिन है सर कि कोई भीतर आकर उसे औजार दे जाए? मत भूलो, वह देवराज चौहान है। यह जुदा बात है कि इस वक्त अनजाने में हमारे फंदे में आ फंसा है, लेकिन शेर शेर ही होता है। मीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। उसे किसी भी तरफ से कमजोर मत समझना। यस सर, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। देवराज चौहान से वास्ता रखती कोई खबर हो तो बताना। जी। मलिक इजाजत लेकर वहां से चला गया। सुबह के 8 बजे थे। देवराज चौहान ने नहा धोकर नीले कपड़े, नौकरों की वर्दी पहनी ही थी कि मोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। क्या हाल है गुरु? मोहन दादाई अंदाज में बोला। देवराज चौहान ने उसे देखा, फिर शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है। कल रात मैं मालिक के साथ बाहर था, तब धनो तो नहीं आई तेरे पास? आई थी। देवराज चौहान की आवाज सपाट थी। आई थी? मोहन की आंखें फैल गई। क्या करने आई थी वह रात को तेरे पास? धन्नो से ही पूछ ले। तू नहीं बताएगा? मोहन ने आंखें निकाली। देवराज चौहान ने कोई जवाब ना दिया। तभी मोहन की निगाह फर्श पर पड़े 2 गिलास और भुजिया के लिफाफे पर पड़ी। तो तू पीता भी है? बहुत कम, जब कोई सामने वाला पिला दे तो। देवराज चौहान का स्वर भावहीन था। तो रात को तेरे को कौन पिलाने आ गया भाई? बनवारी। कहने लगा घोड़े वाली है अंग्रेजी। हम दोनों ने खूब जमकर पी। घोड़े वाली अंग्रेजी? मोहन की आंखें फैल गई। वह तो मैंने दी थी बनवारी को, इसलिए नहीं दी थी कि वह तेरे को पिलाता फिरे। वाह, मेरा जूता मेरे ही सर। अभी पूछता हूं बनवारी से। कहने के साथ ही मुनमुनाता हुआ मोहन पलटकर बाहर निकल गया। चंद कदमों को तेजी से उठाकर मोहन बनवारी के क्वार्टर में प्रवेश कर गया। बनवारी की अब्बी आंख खुली थी। धन्नो बंगले के किचन में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। बनवारी, तूने मेरी घोड़े वाली
चमन लाल के बहन के लड़के को पिला दी? मोहन उखड़े स्वर में बोला। राम राम मोहन बेटा, कैसी बातें करता है तू? मैं घोड़े वाली भला उसे क्यों पिलाऊंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बैठ, आराम से बैठ। तेरे को किसी ने बहका दिया है, मैं तेरे को ठंडा करता हूँ। मेरे को किसी ने नहीं भड़काया। मैं अपनी आंखों से चमन लाल की बहन के लड़के के क्वार्टर में 2 खाली गिलास और हल्दीराम की भुजिया का खाली लिफाफा देखकर आ रहा हूँ। वह कहता है कि तुमने उसे घोड़े वाली पिलाई। बस यही बात है, बनवारी हंसकर बोला। अक्ल से काम लिया कर जरा, वह गांव का गधा, उसके तो दूध पीने के दिन है, घोड़े वाली क्या पिएगा वह? दरअसल बेटा उसके पास हल्दीराम भुजिया का पैकेट था। मैंने सोचा वह पैकेट खुलवा लूं। वह तो मुझे पहले ही पता था कि घोड़े वाली की खुशबू लेते ही वह लुढ़क जाएगा। हुआ भी वही। पहला पैक भी नहीं पी सका, आधा गिलास खत्म करके ही लुढ़क गया और मैं मजे से उसकी भुजिया खाता रहा, पीता रहा। उसने तो कुछ भी नहीं पी। सच कह रहा है। राम राम, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? धन्नो से पूछ ले। धन्नो का जिक्र आते ही मोहन कुछ नम्र पड़ा। वह कहता है धन्नो रात को उसके पास गई थी। मजाक किया होगा उसने, वह तो अपनी चारपाई पर सोई रही थी। किसी की बातों में आया मत कर बेटे, जमाना बहुत खराब है, भड़काने वाले बहुत हैं। फाल ने जानबूझकर ऐसा कहा कि तू मेरे से आकर लड़े, हमारी दोस्ती टूट जाए और वह धन्नो से ब्याह कर ले। ओह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचा कर, दूसरों की बातों में ना आया कर। ठीक कहते हो। बनवारी, धन्नो के साथ मेरी शादी हो जाएगी। सुबह सुबह का वक्त है, नहाना धोना है अभी। फिलहाल तू जा, फिर बात करेंगे। मोहन सिर हिलाकर बाहर निकल गया। दिन के 12 बज रहे थे जब जगमोहन सिर पर छोटा सा पीपा उठाए मेन गेट पर पहुंचा। पीपे के ऊपर ढक्कन लगा था जिसकी कुंडी में 2 रुपए वाला छोटा सा ताला लटक रहा था। सिर पर गमछा और गमछे के ऊपर पीपा था। जगमोहन का हुलिया ऐसा हो रखा था कि देखने पर लगता था कि जैसे सीधा गांव से चला आ रहा हो। शरीर पर मैला सा धोती कुर्ता, धोती में से आधी से ज्यादा पिंडलियां नंगी नजर आ रही थी। पाँव में ऐसी चप्पलें जिन्हें कम से कम 8 बार कई जगह से गांठा गया था। गंदे हो रहे पाँव, सिर के बाल बेहद छोटे और पीछे लटक रही छोटी सी चुटिया, बल खाकर ऊपर को जाती मूछें, चेहरे पर 2 दिन की बड़ी शेव, खास देहाती लग रहा था जगमोहन। राम राम पुलिस जी। जगमोहन गेट पर मौजूद 4 गनमैनों से कह उठा। हमें तनिक भीतर जाने देवे, हमारा भाई है अंदर। चिट्ठी मिली तो गांव से दौड़े दौड़े आ गए, दम नहीं लिया रास्ते में। गनमैनों की निगाहें मिली। कौन हो तुम? मैं रामपाल हूँ पुलिस जी। भीतर मेरा भाई काम करता है, सुरेंद्र पाल। उसने हमें चिट्ठी में लिखा कि वह बहुत बड़े अमीर साहब यानी कि मीर साहब के यहाँ काम कर रहा है। हमको बहुत खुशी हुई। शहर तो हम आ ही रहे थे, सोचा बादाम और देसी घी के लड्डू बनाकर ले चले। खोलो ना, सर पर पीपा रखे रखे हमारी तो गर्दन अकड़ गई है। नीचे रखो पीपे को। लो, ई का बात हुई, हम इतनी दूर से उठाकर चले आ रहे हैं और नीचे रखो, गनमैन ने सख्त स्वर में कहा। हाँ हाँ पुलिस जी। जगमोहन घबरा जाने वाले अंदाज में क्या उठा। रख देता हूँ। जगमोहन ने पीपा नीचे रखा और सिर पर पड़े गमछे को उठाकर चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए बोला। ना ठंडी लस्सी ना ही दूध, या कौन सा तरीका है स्वागत का? क्या है इस पीपे में? देसी घी और पिसे हुए बादाम के लड्डू। खोल कर दिखाओ। हम चोर नहीं हैं, खोल कर दिखाई देते हैं। गांव के लोग हैं हम, इज्जतदार है, ऐसे वैसे नहीं हैं। पूरा गांव जानता है हमको। चौधरी जी भी हमें सलाम मारता है। हाँ, कहते हुए जगमोहन ने पीपा खोल दिया। देसी घी की खुशबू वहां फैल गई। पीपा ऊपर तक मोटी मोटी पिन्नियों से ठूस ठूस कर भरा हुआ था। इससे पहले कोई गनमैन कुछ कहता, एक कार पास आकर रुकी। कार को अजीत मलिक ड्राइव कर रहा था। वह किसी बाहरी काम को निपटा कर लौटा ही था। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चारों गनमैन सतर्क हो उठे। क्या हो रहा है? अजीत मलिक की निगाह जगमोहन से हटकर गनमैनों पर गई। किसी के कुछ कहने से पहले ही जगमोहन क्या उठा। होना क्या है साहब जी, हम शहर आ रहे थे, सोचा अपने भाई के लिए देसी घी और बादाम के लड्डू ले चले। अब यह हमें भीतर नहीं जाने दे रहे। हमें चोर समझकर हमारा लड्डुओं का पीपा खुलवा कर देख रहे। गांव का तो बच्चा बूढ़ा हमें सलाम मारता है। शहर में तो किसी को इज्जत ही नहीं हमारी। हम यहाँ ठहरने नहीं आए, बस हमारे मामा का घर है, हम तो वहीं ठहरेंगे। सोचा पहले भाई को लड्डू दे देवे, नहीं तो मामा सारे लड्डू खा जाएगा। हम तो। कौन है तुम्हारा भाई? अजीत मलिक ने उसे देखा। सुरेंद्र पाल, नया नया नौकरी पर लगा है।
अजीत मलिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। इसकी तलाशी लो, मलिक ने गनमैनों से कहा। फिर जगमोहन से बोला, पीपा बंद करके एक तरफ हट जाओ, मैं भीतर जाकर सुरेंद्र पाल को भेजता हूँ। ठीक है साहब जी। जगमोहन सिर हिलाता हुआ पीपा लिए एक तरफ हो गया। मलिक कार में बैठा और स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। तब तक गनमैनों ने गेट खोल दिया था। अजीत मलिक कार को भीतर लेता चला गया। गनमैन जगमोहन की तलाशी लेने लगे। ले लो भाई, अच्छी तरह देख लो हमें, हम चोर नहीं, इज्जतदार हैं हम। चुप, गनमैन ने घुड़का। हम यह नहीं देख रहे। जगमोहन चेहरे पर ऐसे भाव लाया जैसे सहम सा गया हो। तो फिर क्या देख रहे हो पुलिस जी? जगमोहन ने घबराए से स्वर में पूछा। देख रहे हैं तुम्हारे पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं, चाकू बंदूक और? राम राम, जगमोहन कानों को हाथ लगा करके उठा। चाकू रखकर हमने क्या करना है? सेब तो हम दांतों से ही तोड़कर खा लेते हैं। और दम्बुक? दम्बुक तो डाकू लाल सिंह के पास देखी थी एक बार, गांव में आया था अपने पूरी किस साथियों के साथ। माँ कसम, पूरा गांव लूट कर ले गया था। जब तक उसके साथी गांव लूटते रहे तब तक डाकू लाल सिंह 6 पैसों का दूध पी गया था। इतनी लंबी बंदूक थी उसके पास की। चुप रहो, तलाशी लेने वाला गनमैन पीछे हटता हुआ उखड़े स्वर में बोला। बोलते बहुत हो, जब तुम्हारा भाई आ जाए तो भीतर चले जाना। जगमोहन सिर हिलाता हुआ पांवों के बल पीपे के पास ही बैठ गया और गमछे से बार बार लगा चेहरा पोंछने। इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि चेहरा पोंछते हुए होठों पर चिपकी मूछें न उखड़ जाए। गेट से अभी कुछ दूर ही था देवराज चौहान। देवराज चौहान को देखते ही जगमोहन उछलकर खड़ा हो गया और आगे बढ़कर गेट की सलाखों में दोनों बाहें डालकर चिल्ला उठा। मेरा भाई पाल, तू ये कहाँ नौकरी कर रहा है? यह जेल है या बंगला? यहाँ किसी से मिलने से पहले तलाशी देनी पड़ती है कि जेब में दम्बुक है कि नहीं। तब तक देवराज चौहान पास आ चुका था। एक गनमैन ने गेट में लगा छोटा गेट खोल दिया। बाहर निकलकर दोनों इस तरह गले मिले जैसे बरसों से बिछड़े मिले हो। कैसा है रे छोटू तू? देवराज चौहान उसे अलग करता हुआ बोला। अच्छा हूँ, बड़े भैया का आशीर्वाद हो तो खराब कैसे रह सकता हूँ। देख, तेरे लिए गांव से देसी घी और बादाम के लड्डू लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, खाएगा तो? अच्छा अच्छा, चल भीतर आ, क्वार्टर में बैठकर बातें करते हैं। माँ कैसी है? ठीक है, तेरे को याद करके कभी कभी रोती है। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर पीपा उठाया और जगमोहन को लेकर भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन आसपास ऐसे देखता हुआ चल रहा था जैसे यह सब पहली बार देख रहा हो। महल जैसा बंगला, उसके आसपास फूलों की क्यारियां, खूबसूरत पेड़, बाग। यह जगह कितनी अच्छी है पाल भैया, दिल करता है सारी उम्र यहीं बीत जाए। जगमोहन खुशी से बोला। हम यहाँ नौकर है पगले, यह तो बड़े लोगों के ठाठ है। कहते हुए देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देवराज चौहान और जगमोहन यह सब इसलिए कर रहे थे कि अगर कोई उन पर नजर रख रहा हो या फिर वैसे ही उन पर शक न हो। परंतु वह यह नहीं देख पाए कि मीर सिंह चावला की पैनी निगाह उन दोनों पर थी। उसके होठों पर कहर भरी मुस्कान उभर रही थी। अपने बेडरूम के पर्दे की झिर्री में से वह उन दोनों को देख रहा था। आंखों में दरिंदगी भरे भाव नाच रहे थे। कदमों की आहट पाकर मीर सिंह पलटा। अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया था। सर, मलिक बोला, देवराज चौहान का भाई आया है, गांव से पीपे में देसी घी के लड्डू लाया है। अगर मैं लड्डुओं के नीचे हाथ मारता तो यकीनन वहां कोई तिजोरी खोलने वाले औजार मिलते। मीर सिंह कहर भरे अंदाज में मुस्कुराया। तुम उस पीपे में लड्डू समझ कर ही चलो। लेकिन सर, हम इस तरह कब तक खामोश रहेंगे? मलिक ने पूछा। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी ही देवराज चौहान और मैं आमने सामने होंगे। मीर सिंह के दांत खिंच गए। अजीत मलिक ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान पर नजर रखो, इस तरह की उसे महसूस ना हो सके कि उस पर नजर रखी जा रही है। कोई खास बात हो तो रिपोर्ट कर देना। मीर सिंह दरिंदगी भरे स्वर में क्या उठा। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कल की तरह देवराज चौहान को फिर फुर्सत भरा मौका देना होगा ताकि वह तिजोरी खोले जो कि उससे किसी भी कीमत पर नहीं खुलने वाली। यस सर। मीर सिंह के चेहरे पर छाए भावों को देखकर अजीत मलिक सतर्क सा हो उठा था। देवराज चौहान जगमोहन को क्वार्टर में ले आया। पीपा एक तरफ रख दिया। सब ठीक है? जगमोहन ने धीमे स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। तिजोरी मिली? हाँ, वह मीर सिंह के बेडरूम में ही है। क्या ख्याल है, खोल पाओगे? क्या नहीं सकता, तिजोरियां खोलना मेरा काम नहीं है। फिर भी कोशिश करूंगा कि कामयाब हो जाऊं। मीर सिंह को शक तो नहीं हुआ कि? नहीं, अभी तक तो सब ठीक है। सावधान रहना, यहाँ तो बड़ा टाइट सिक्योरिटी सिस्टम है। जगमोहन का स्वर धीमा ही था। देवराज चौहान ने सहमति में धीरे से सिर हिला दिया। पीपे में पिन्नियों के नीचे वो औजार पड़े हैं जो तुमने लाने को कहा था। कोई औजार कम तो नहीं? नहीं, भीतर आने से पहले गार्ड्स ने पीपे को खोलकर देखा जरूर था, मेरी तलाशी भी ली थी। बहुत सतर्क रहते हैं ये लोग।
मीर सिंह हमेशा सतर्क रहने वाला आदमी है क्योंकि उसके दुश्मन हजार है। देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठते हुए शांत स्वर में कहा, रिवॉल्वर नहीं लाए? वह भी औजारों के साथ पीपे में पड़ी है, लोडेड, 6 गोलियां, जगमोहन ने कहा। इससे पहले देवराज चौहान कुछ कहता, धन्नो ने तेजी से भीतर प्रवेश किया। हाय रे, मालूम हुआ पाल का भाई आया है तो धन्नो दौड़ी चली आई। आखिर पाल के रिश्तेदारों में तो अब मेरी पहचान हो ही जानी चाहिए, कल का काम आज सही। धन्नो ने कहते हुए जगमोहन को देखा। क्यों रे, कैसा है तू? अच्छा हूँ, जगमोहन ने जल्दी में कहा। नाम तो बता दे रे। धन्नो चुन्नी का कोना हाथ में पकड़कर हवा में लहराती हुई बोली, रामपाल, रामपाल नाम है मेरा। क्यों नहीं होगा, यह सुरेंद्र पाल तो रामपाल। और कितने पाल है रे, उन सबके नाम भी बता दे धन्नो को। जगमोहन ने असमंजस भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुंह फेरे आराम से बैठा था। तू भी शर्माता है धन्नो से बात करने में, धन्नो ने शौक स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान उठा और बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। देवराज चौहान के जाते ही धन्नो आगे बढ़कर चारपाई पर बैठी और जगमोहन से बोली, अब तू ही बता दूसरे पाल। धन्नो, पहले पाल से शादी करना चाहती है तो कोई गुनाह करना हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। जगमोहन की समझ में कुछ मामला आया। तो फिर पहला पाल शादी क्यों नहीं करता? धन्नो, जगमोहन प्यार से बोला, पहले पाल को छोड़, दूसरे पाल की बात कर। दूसरा पाल तेरे से ब्याह करेगा। भाई शादी नहीं करता, माँ बहुत जोर लगाती है, मैं करता हूँ तो मेरी नहीं करती, कहती है पहले बड़ा फिर छोटा। कहने के साथ ही जगमोहन ने पीपे में से पिन्नी निकालकर धन्नो के हाथ में थमा दी। ले खा इसे, बादाम पीस कर देसी घी डालकर बनाई ये पिन्नियां, सेहत बनेगी। धन्नो जितनी तगड़ी होगी शादी में उतना ही मजा आएगा। सो तो है, धन्नो पिन्नी खाते हुए बोली, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, खा खा और खा। तू तो बहुत अच्छा है रे, फिर तो तेरी मेरी शादी पक्की। देख रहे, मैं तेरे से शादी नहीं करने वाली। धन्नो मजबूर है, धन्नो तेरे भाई को चाहती है, उसी से शादी करेगी। हाँ, घर जाकर माँ से बोल देना तेरे भाई ने धन्नो को पसंद कर लिया है और बहुत जल्द धन्नो को दुल्हन बनाकर घर ला रहा है। वाह, जगमोहन ने मुंह बनाकर हाथ नचाया। पिन्नी तेरे को मैं खिलाऊं और शादी तू भैया से करे, यह भला कहाँ की शराफत हो गई? तो क्या हो गया, जब बहू बनकर तेरे घर में आऊंगी तो तू धन्नो के हाथ का बना खाना नहीं खाएगा? हिसाब बराबर। धन्नो किसी का उधार अपने सिर पर नहीं रखती, वह तो मैं देख ही रहा हूं। क्या पिन्नी तू मेरी खा रही है और गीत भैया के गा रही है? यह तो धन्नो की पुरानी आदत है। तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि ढोल कोई बजाता है और सुनता कोई और है। धन्नो इतनी बेवकूफ नहीं है कि पिन्नी खिलाकर तू उससे शादी कर लेगा, लेकिन तेरी पिन्नी खाई है इसलिए तेरे को धन्नो शादी से पहले ही देवर मान लेती है। सत्यानाश, जगमोहन बड़बड़ा उठा। साली ने सीधा ही कुएं में पटक दिया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा, पिन्नी खिलाने से पहले ही मुझे सारी बात साफ कर लेनी चाहिए थी। क्या बोला तू धन्नो को? धन्नो ने आंख निकालकर उसे देखा। कुछ नहीं। जगमोहन कुड़कर कह उठा, मुझे अपने आप से बात करने की आदत है। ठीक है, तू करता रहे बात खुद से। धन्नो के पास फुर्सत नहीं है तेरी बात सुनने की। लंच तैयार हो रहा है, किचन को जाकर देखना है। कोई भी चीज खराब बनी तो धन्नो की बेइज्जती हो जाएगी। और तू जाना नहीं, खाना खाकर जाना। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। अपने भाई को खाना खाए बिना मत जाने देना, हाँ, नहीं तो धन्नो को गुस्सा आ जाएगा। देवराज चौहान ने खामोशी से सिर हिला दिया। धन्नो जल्दी से बाहर निकल गई। पीपे में से सामान निकाल कर दिखाऊं? जगमोहन बोला, नहीं, फुर्सत के वक्त मैं खुद देख लूंगा। तो मैं चलूं? इस तरह आकर तुम्हारा एकाएक चला जाना ठीक नहीं होगा, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, क्योंकि तुम गांव से आए मेरे भाई हो। खाना खाकर कुछ आराम करना, उसके बाद जाना। आपने मुझे बुलाया सर? अजित मलिक ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। मीर सिंह चावला ने मलिक को देखा, फिर कश लेकर भीचे होठों से क्या उठा, हाँ, देवराज चौहान का एक खास साथी है, या दोस्त कह लो, उसका नाम जगमोहन है। मेरा ख्याल है कि देवराज चौहान से मिलने आने वाला यह जगमोहन ही है। जी, अजित मलिक सतर्क सा हो उठा। जब वह यहाँ से निकले तो उसका पीछा करके देखना, उसका ठिकाना कहाँ है। जी, वैसे ठिकाना जानने की हमें जरूरत तो है नहीं, मलिक ने दबे स्वर में कहा। अब जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ सकती है, मीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा। यस सर, जाओ। मलिक बाहर निकल गया। धन्नो, खाना खाने के बाद क्वार्टर में धन्नो आई तो जगमोहन क्या उठा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, दिल करता है 2-4 दिन यही रह जाओ। सच? हाँ हाँ, कसम से। तो जाकर अपनी माँ को बता देना कि आने वाली बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। MDH के मसाले डालती हूँ और सफोला रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। अगर खाना बढ़िया चाहिए तो इन सब चीजों को तैयार रखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब तो माँ को बताना ही होगा, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। धन्नो ने गले में लटक रही चुन्नी को हाथ में पकड़कर अदा के साथ हिलाया। धन्नो,
जगमोहन बोला, तू कहे तो माँ को ही भेज दूं बात करने के लिए। भेज देना रे, फिर तो मजा ही आ जाएगा। बात बात क्या करता है, डोली साथ ही लेते आना। यह बात भी ठीक है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कैसी लगती हूँ रे? किस हिसाब से देखूं तुझे, धन्नो के या भाभी के? किसी भी हिसाब से देख ले, बता दे, धन्नो ने चंचल स्वर में कहा। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही बाथरूम का दरवाजा खुला और देवराज चौहान बाहर निकला। वह नहा कर आया था। नीचे पैंट थी, छाती का हिस्सा खाली था। देख रहे, धन्नो शोक स्वर में बोली, क्या चौड़ा सीना है, दिल करता है छुप जाऊं। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर कमीज उठाई और पहनने लगा। मैं अपना सीना दिखाऊं? जगमोहन जल्दी से बोला, शायद इससे भी ज्यादा चौड़ा हो और तुझे पसंद आ जाए। धन्नो की तसल्ली एक से ही हो जाएगी। दो की जरूरत नहीं, चलती हूं मैं, और बहुत काम है धन्नो को। धन्नो ने धन्नो यहाँ रुकी तो सारे काम रुक जाएंगे, कहते हुए धन्नो पलटी और बाहर निकल गई। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। यह जिस तरह पीछे पड़ी है, इससे कभी भी काम में अड़चन आ सकती है। जगमोहन बोला, हाँ लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। देवराज चौहान शांत स्वर में कह उठा, इसको कुछ कहने से बात दो के कानों में और पहुंचेगी। मैं खामखा सबकी नजरों का केंद्र बन जाऊंगा। जगमोहन सोच भरे अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। तुम जाओ, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने व्याकुल निगाहों से उसे देखा। यहाँ के माहौल के मुताबिक अगर तुम फंस गए तो बाहर निकलना आसान ना होगा। जानता हूं, देवराज चौहान गंभीर था, लेकिन काम पूरा किए बिना वापस भी तो नहीं लौट सकता। रिश्तेदार बनकर मैं यहीं रहता हूँ। गड़बड़ हो जाने की स्थिति में मैं तुम्हारी सहायता नहीं, तुम मेरी सहायता करते करते खुद फंस जाओगे। तुम्हारे यहाँ रहने की कोई तुक नहीं। जगमोहन चेहरे पर चिंता के भाव लिए उठ खड़ा हुआ। चलो गेट तक मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देवराज चौहान भी उठ खड़ा हुआ। दोनों क्वार्टर से बाहर निकले और बंगले के साथ साथ घूमते हुए पिछवाड़े से आगे की तरफ जाने लगे। फूलों की क्यारी में पानी दे रहा बनवारी मिला। पाल, तेरा भाई ठहरेगा नहीं? बनवारी ने ऊंचे स्वर में पूछा। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही जगमोहन के उठा, फिर आऊंगा चाचा, इस बार जरा जल्दी में हूँ। जीते रहो, रात ठहरते तो घोड़ी वाली का मजा दिला देता। घोड़े वाली? जगमोहन ने असमंजस भरे स्वर में कहा। शराब का नाम है, देवराज चौहान ने दबे स्वर में कहा। चाचा, अब की बार फेरा लगा तो मैं हाथी वाली लाऊंगा, उसके आगे सब कुछ बेकार है। बेटा जरा जल्दी आना, हाथी वाली का नाम पहली बार सुना है। बनवारी ने जल्दी से कहा। एक दो रोज में तो चक्कर लग ही जाएगा तुम्हारा। बिल्कुल लग जाएगा चाचा। चलते चलते दोनों बनवारी से आगे बढ़ गए। यह जगह तो किले के समान है। जगमोहन धीमे स्वर में बोला, जो अंदर आ गया वह बाहर नहीं जा सकता, और जो बाहर है वह भीतर नहीं आ सकता। मीर सिंह बहुत सतर्कता बरतता है। तुम फंस मत जाना। मीर सिंह के गार्ड खतरनाक भेड़ियों से कम नहीं लग रहे मुझे। दोनों गेट तक पहुंचे। दिखावे के तौर पर गले मिले। जगमोहन इस बात का खास ध्यान रख रहा था कि होठों पर चिपकी मूछें वहां से खिसक ना जाए। जगमोहन विदा लेकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान वापस बंगले में आकर सफाई के काम में लग गया। जगमोहन मीर सिंह के बंगले से निकलने के पश्चात गवारों वाली चाल से आगे बढ़ने लगा। आसपास वह इस तरह देख रहा था जैसे पहली बार यह सब देखा हो। ऐसा वह इसलिए कर रहा था कि किसी कारणवश मीर सिंह का कोई आदमी उस पर निगाह रख रहा हो तो उसे किसी प्रकार की शंका न हो। आधा किलोमीटर तक का रास्ता तय करने तक जगमोहन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वह एक पान की दुकान पर रुका। भैया एक पान तो खिलाओ, बनारसी लगाना, दूसरे में मजा नहीं आवत है। इस शहर में आकर तो तंग आ गए हैं। पान का पत्ता भी ठीक नहीं मिलत है। का बात करत हो? पान वाला पत्ता निकालता हुआ बोला, शहर है तो का हुआ, हम तुम्हें बनारस से भी बढ़िया पान खिलावत हैं। बनारस जाकर हमारे पान को याद करोगे। खिलाओ खिलाओ। जगमोहन हाथ हिलाकर बोला, तुम्हारा पान भी देखत है। कहने के साथ ही जगमोहन शीशे में देखकर अपने छोटे छोटे बालों पर हाथ फेरने लगा। अगले ही पल जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। शीशे में उसे अपने पीछे का नजारा नजर आ रहा था। पीछे सड़क पार जो कार खड़ी थी, उस कार को उसने मीर सिंह के बंगले के बाहर तब देखा था जब इस कार से उतरने वाले ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी थी, और देवराज चौहान ने इसका नाम अजित मलिक बताया था, और ओहदा मीर सिंह जैसे इंसान का सबसे खतरनाक खास आदमी। जगमोहन ने फौरन खुद को संभाला। इसका मतलब जब से वह मीर सिंह के बंगले से निकला है तब ही से उसका पीछा किया जा रहा है। क्यों? स्पष्ट है कि मीर सिंह को देवराज चौहान पर किसी तरह का शक है और उससे मिलने वालों पर भी निगाह रखी जा रही है। कहीं मीर सिंह जान तो नहीं गया कि वह देवराज चौहान है।
जो भी हो, अपना पीछा होते पाकर इतना तो वह समझ गया था कि देवराज चौहान खतरे में है, और इस बात से देवराज चौहान वाकिफ नहीं। उसे इस बात से रूबरू कराना जरूरी है। लेकिन कैसे? इन हालात में देवराज चौहान से संबंध बना पाना संभव ना था। जगमोहन ने एक बार फिर शीशे में देखा। कार वहीं खड़ी थी। भीतर कौन था वह देख नहीं पा रहा था, क्योंकि कार पर काले रंग के शीशे चढ़े थे। जगमोहन पूरी तरह सतर्क हो चुका था, परंतु दिखावे के तौर पर लापरवाह था। दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि देवराज चौहान खतरे में है। लो भैया, पनवा खाकर बताओ। पान वाले ने उसे पान थमाया। जगमोहन ने पान लेकर मुंह में डाला, 2 बार चबाया और बोला, वाह वाह, क्या पान है भैया। ये पान तो बनारस को भी पीछे छोड़ गया। मजा आ गयो भैया, मजा आ गयो। जब से बनारस से निकले हैं तब से इब तक ही पान मिला है। वाह वाह। तो का पैसा हुआ है पान के भैया? पैसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करत। तू तो हमरे देश बनारस के हो। ठीक है भैया, तोहरी मर्जी। फिर कहकर हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़त। जय हो गंगा मैया की। जय गंगा मैया, पान वाले ने हाथ जोड़कर कहा। शीशे पर निगाह मारते ही जगमोहन आगे बढ़ गया। कार अभी भी पीछे खड़ी थी। जगमोहन पान चबाता हुआ मस्ती से आगे बढ़ने लगा। स्पष्ट था कि अजित मलिक तब ही से उसके पीछे है जब वह मीर सिंह के बंगले से निकला था। अगर उसका कुछ बुरा करना होता तो अब तक कर चुका होता। मतलब कि पीछे लगने वाला उसका ठिकाना देखना चाहता है कि वह कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। जगमोहन ने पान की दुकान से आगे बढ़ने के पश्चात एक बार भी कार की तरफ निगाह नहीं मारी थी। वह जानता था कि कार वाला उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। कुछ आगे जाकर जगमोहन बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। वहां चंद लोग और भी खड़े थे। जगमोहन बस के इंतजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। हकीकतन वह कार की पोजीशन देख रहा था, जो कि बस स्टॉप के 50 गज आगे खड़ी थी। हर तरफ से शीशे काले होने की वजह से भीतर का नजारा देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। एकाएक जगमोहन के मस्तिष्क में विचारों की बिजली कौंधी। चमनलाल ने देवराज चौहान को मीर सिंह के यहाँ अपनी बहन का लड़का कहकर लगाया था। अगर यह बात सच मान ली गई थी तो फिर उसका पीछा करने की क्या जरूरत थी? उसके बारे में मीर सिंह या मलिक कुछ जानना चाहते तो चमनलाल से भी तो पूछ सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ न होकर उसका पीछा किया जा रहा है। स्पष्ट है कि भारी गड़बड़ हो चुकी है। देवराज चौहान को वह चमनलाल की बहन का लड़का नहीं मानते, कोई और मानते हैं। तभी तो उससे मिलने वालों के बारे में पीछा करके जानकारी हासिल की जा रही है। गड़बड़ कहाँ हुई? मीर सिंह को कैसे देवराज चौहान पर शक हुआ? देवराज चौहान तो लापरवाही इस्तेमाल करने वालों में से नहीं है, तो चमनलाल? जगमोहन का मस्तिष्क उलझ गया। कहीं चमनलाल ने दोहरी चाल तो नहीं खेली कि मीर सिंह को सब कुछ बता दिया और मीर सिंह के कहने पर चमनलाल देवराज चौहान से 12 लाख झाड़कर अलग हो गया और देवराज चौहान मीर सिंह के जाल में जा फंसा। अब मीर सिंह देवराज चौहान के साथ मौत का खेल खेल रहा हो। ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, नामुमकिन नहीं। बहरहाल यह तो बात की बातें थी। इस समय उसके सामने 2 अहम मुद्दे थे। एक तो यह कि देवराज चौहान खतरे में था, उसे खतरे से आगाह कराना जरूरी था, और पीछे लगे मीर सिंह के इस आदमी से कार से पीछा छुड़ाना जरूरी था। जगमोहन ने उड़ती निगाह कार पर डाली और कंधे पर रखे गमछे से मुंह पोंछा। 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। बस आई, कुछ लोग उसमें चढ़े। जगमोहन भी चढ़ गया। 2 रुपए की टिकट लेकर एक तरफ खड़ा होते हुए जगमोहन ने पीछे नजर मारी। वह कार बदस्तूर बस के पीछे चली आ रही थी। जगमोहन समझ गया कि पीछे लगा मीर सिंह चावला का आदमी उसका ठिकाना देख लेना चाहता है। कुछ देर बाद बस घनी आबादी वाले इलाके में प्रवेश कर गई। जगमोहन जल्दी से बस से उतरा और फौरन ही सड़क पार करके सड़क की दूसरी दिशा में आ गया। सड़क पर ट्रैफिक एक तरफा था, बीच में फुटपाथ था, इसलिए कार तुरंत उस तरफ नहीं आ सकती थी। अब फिर जगमोहन का ध्यान देवराज चौहान की तरफ अटक गया। देवराज चौहान निश्चित खतरे में था और खतरे के प्रति अनजान भी था। जैसे भी हो, देवराज चौहान को अनजाने खतरे के प्रति सतर्क करना जरूरी था। जगमोहन जब बंगले पर पहुंचा तो शाम के 4 बज रहे थे। चेहरे पर व्याकुलता के भाव विद्यमान थे। देवराज चौहान को लेकर वह चिंतित था। फोन डायरेक्टरी से उसने मीर सिंह चावला के 4 फोन नंबर तलाश किए। उसके बाद बारी बारी चारों फोन नंबर डायल करने लगा।
महज इस सोच के साथ कि शायद देवराज चौहान आसपास हो और रिसीवर उठा ले। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार किसी दूसरे ने ही रिसीवर उठाया। होठ पीछे जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। इस बात का तो उसे एहसास हो गया था कि देवराज चौहान को गड़बड़ के प्रति आगाह कर पाना बहुत मुश्किल है। इन्हीं सोचों में उलझा जगमोहन नहा धोकर हटा, कपड़े बदले, अपना हुलिया ठीक किया। एक बार फिर उसने मीर सिंह के नंबरों पर ट्राई की। पहली बार में ही धन्नो की आवाज उसके कानों में पड़ी। हेलो धन्नो, जगमोहन जल्दी से बोला। मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? और हैरानी की बात तो यह है कि तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? क्या बात करत हो धन्नो? जगमोहन ने फौरन अपना लहजा बदला। अपने देवर को तुम खुद ही तो नाम बताई रही। हम हैं तोहार देवर। ओ देवर जी, कैसे हो? सब ठीक तो है? गांव से बोल रहे हो कि शहर से? माँ कसम, तुम्हारी आवाज सुनकर धन्नो को बहुत खुशी हुई। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, क्या हम भैया से बात कर सकते हैं? पहले हमसे तो बात कर लो देवर जी। माँ को बहू के बारे में बता दिया कि बहू बहुत अच्छी है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। बस एमडीएच के मसाले। गांव पहुंचकर हम बता ही देते हैं। पहले भैया से बात। अब हम इतने बड़े बंगले में तुम्हारे भैया को कहाँ से ढूंढे? हमें क्या मालूम वह कहाँ है। इस वक्त वह ड्यूटी पर है। तुम बाद में फोन करना, धन्नो तुम्हारे भैया को पकड़ कर बिठा रखेगी। तुम हमारे एक बात भैया से कह सकत हो? एक क्या, धन्नो 20 कह देगी। अरे धन्नो, जगमोहन उसकी बात काट कर बोला। भैया से कह देना मौसम ठीक नहीं, हम निकले तो कार हमारे पीछे, बाकी सब ठीक, गांव जाकर पत्र लिखूंगा। धन्नो की समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहते हो। धन्नो बड़ी बड़ी बात समझ जाती है, लेकिन तुम्हारी बात धन्नो की खोपड़ी में नहीं घुसी। धन्नो की आवाज उसके कानों में पड़ी। हमारी बात का मतलब भैया से पूछत लो, वह बता ही दे। ठीक है, धन्नो तुम्हारे भैया से पूछ लेगी। एक बार फिर बोलो धन्नो को। भैया से कहत मौसम ठीक नहीं, हम निकले तो कार हमारे पीछे, बाकी ठीक है। ठीक है, धन्नो कह देगी पाल से, लेकिन धन्नो की शर्त याद है ना? का तुम गांव जाकर माँ से धन्नो की सिफारिश करोगे कि वह धन्नो को अपनी बहू बना ले। ये तो हम पहले ही सोच रखा था। सच? हाँ धन्नो, हाँ, माँ भैया की शादी तोरे से ही करत। तूने तो धन्नो को खुश कर दिया देवर जी। धन्नो खुश हुई। हम जगमोहन जानता था कि धन्नो की बात खत्म होने वाली नहीं और उसका देर तक फोन पर टिकना भी ठीक नहीं। वह जल्दी से बात समाप्त करने के लिहाज से बोला। धन्नो, तुम फौरन भैया से यह बात कह दे तो। अभी कहती है धन्नो, तुम चिंता मत करो, गांव में तुम्हारी माँ। धन्नो, जगमोहन ने जल्दी से कहा। मैं तुमसे फिर बात करत हो। जो हमन कहा वह तुम भैया से कह दे तो। बाय बाय धन्नो, माँ को लेकर हम जल्दी आवत हैं। इसके साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। दिल में कुछ हद तक चैन था कि धन्नो उसका मैसेज किसी तरह देवराज चौहान को बता ही देगी, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हुई तो। 5:30 का वक्त हो रहा था। देवराज चौहान अपने क्वार्टर में आकर नहा धो चुका था। आज उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। इरादे मजबूत नजर आ रहे थे। उसने क्वार्टर का दरवाजा भीतर से बंद किया और जगमोहन के लाए पीपे को खोलकर पिन्नियां निकाल कर बाहर रखने लगा। आधे से ज्यादा पीपा खाली होने पर नीचे कपड़े की थैली दिखाई दी। देवराज चौहान ने उस थैली को बाहर निकाला, जो कि काफी भारी थी। बीच में औजारों के खड़कने की आवाज भी आई। देवराज चौहान पिन्नियां उठाकर वापस पीपे में रखने लगा। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। देवराज चौहान ठिठका। भीचे होठों से उसने दरवाजे को देखा। पाल! दरवाजे पर पड़ने वाली थपथपाहट के साथ साथ धन्नो की आवाज भी आई। देवराज चौहान जल्दी से पिन्नियां पीपे में रखने लगा। खोलता हूं। जल्दी खोलो, धन्नो कब की खड़ी है। देवराज चौहान ने पिन्नियां पीपे में डालकर उसका ढक्कन बंद किया और पीपे से निकाली कपड़े की थैली बाथरूम में दरवाजे के पीछे रखी और हाथ धोकर बाहर निकला। तब तक धन्नो 2 बार और दरवाजा थपथपा चुकी थी। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला तो धन्नो पांव पटकती हुई भीतर आई। ये क्या बात हुई? धन्नो बाहर खड़ी दरवाजा थपथपाई जा रही है और तुम? कहते कहते धन्नो ठिठकी। कमरे में फैली खुशबू को सूंघा, फिर आंखें नचा कर कह उठी, तो यह बात है। अब समझ में आया कि दरवाजा क्यों बंद कर रखा था। देवराज चौहान खामोशी से कुर्सी पर जा बैठा। माँ की बनाई पिन्नियां खा रहे थे। कमरे में खुशबू भरी पड़ी है। तुमने सोचा कि कहीं धन्नो ही सारी पिन्नियां ना खा जाए, इसलिए दरवाजा बंद कर रखा था। धन्नो कोई ऐसी वैसी नहीं है जो दूसरों की चीजें खाती फिरे। कोई दे तो धन्नो तब भी नहीं लेती। ले लो, सामने पीपा पड़ा है।
देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। ठीक है, तुम कहते हो तो धन्नो ले लेती है, वैसे मन नहीं है, कहते हुए धन्नो आगे बढ़ी और पीपे का ढक्कन खोला तो धन्नो के होठों से निकला, अरे तुमने तो इतनी सारी पिन्नियां खा ली, जब तुम्हारा भाई आया था तब तो यह पूरा ठसाठस भरा हुआ था। पिन्नी खाने में धन्नो तो तुमसे हार ही जाए, धन्नो जरा धीरे धीरे खाती है, कहते हुए धन्नो ने पिन्नी उठाई और खाने लगी। पीपे के नीचे मौजूद तिजोरी खोलने के औजारों के कपड़े की थैली को निकाल लेने की वजह से पिन्नियां कुछ नीचे चली गई थी और धन्नो का ख्याल था कि पिन्नियां देवराज चौहान खा चुका है। पाल, देवराज चौहान ने उसे देखा। तुझे धन्नो कैसी लगती है? धन्नो ने अदा के साथ कहा। अच्छी लगती है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तो फिर धन्नो के सामने होने पर तुम मुंह क्यों फेर लेते हो? धन्नो को देखो ना। बरबस ही देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। ये हुई ना बात। धन्नो खुश हो गई। पाल, तुम ऐसे ही मुस्कुराया करो, तुम्हारा मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। मैं चलती हूँ, थोड़ा सा काम पड़ा है, निपटा कर धन्नो फिर आती है। कहने के साथ ही धन्नो पलटने लगी कि ठिठक कर अपने आप से क्या उठी। ये क्या बात हुई? धन्नो तो तुम्हारे पास कुछ कहने आई थी। क्या कहने आई थी? भूल गई ना धन्नो? तुझे कितनी बार कहा है कि काम की बात किया कर, फालतू बात। बड़बड़ाते हुए धन्नो टिटकी और क्या उठी। ओह हाँ, याद आया, तुम्हारे भाई का फोन आया था। देवराज चौहान फौरन सीधा होकर बैठ गया। किसका? भाई का, जो यह पिन्निया लाया था। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो उठा। कब? 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अब धन्नो के पास घड़ी तो है नहीं कि तुम्हें फिक्स टाइम बता दे, 10-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। क्या कह रहा था? देवराज चौहान की आंखों में हल्की सी सिकुड़न पैदा हुई। धन्नो की समझ में तो कुछ नहीं आया। कहने लगा भैया से पूछ लेना। हमने फिर कहा बता दे, लेकिन यही कहता रहा भैया से पूछ लेना। अब धन्नो तो मैंने पूछा है, वह कह क्या रहा था? देवराज चौहान के स्थिर लहजे में हल्की सी तेजी थी। तुम बीच में क्यों बोल पड़ते हो? धन्नो वही तो बताने जा रही है। कह रहा था मौसम ठीक नहीं, हम निकले तो कार हमारे पीछे, बाकी सब ठीक है। अब तुम ही बताओ, यह भी भला कोई बात हुई? ऐसी बातों को समझने की अक्ल तो धन्नो में है नहीं। तुम मतलब समझे? नहीं। देवराज चौहान का स्वर भावहीन था। हो गई ना गड़बड़? वह अगर धन्नो को मतलब बता देता तो समझ में आ गया होता ना। अब धन्नो तो चली, बहुत काम पड़े हैं। कहने के साथ ही धन्नो बाहर निकल गई। देवराज देवराज चौहान इस समय हद से ज्यादा सतर्क हो चुका था। जगमोहन का मैसेज बहुत कुछ कह रहा था। मौसम ठीक नहीं, यानी कि उसके यहाँ से निकलने पर मीर सिंह के किसी आदमी ने कार पर उसका पीछा किया। बाकी सब ठीक है, यानी कि उसने अपने पीछे लगी कार से पीछा छुड़ा लिया था। इन सब बातों से सिर्फ एक ही बात स्पष्ट झलक रही थी कि मीर सिंह को उस पर शक है। शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि वह कोई गड़बड़ कर रहा है। तभी उसके आदमियों ने जगमोहन का पीछा करके उसके बारे में जानना चाहा। यह शक कैसे हुआ मीर सिंह को? क्या उससे कोई गलती हुई? नहीं, उसकी तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं हुई। तो फिर देवराज चौहान का मस्तिष्क तेजी से दौड़ने लगा कि कहां पर क्या गड़बड़ हुई है। हर कदम सावधानी से उठाने पर भी कहां उसका कदम गलत पड़ा। लेकिन जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मीर सिंह चावला को उस पर शक हो चुका है। बेशक वह कैसे भी हुआ हो, इस पर भी मीर सिंह उसे छूट दिए हुए है। यह और भी खतरनाक बात थी। क्या मीर सिंह जानता है कि वह देवराज चौहान है और उसके साथ खेल खेल रहा है? मीर सिंह जैसा खतरनाक इंसान उससे खेल खेलने का दम रखता भी था। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? मीर सिंह को कैसा भी शक उस पर क्यों हुआ कि उससे मिलने आने वाले जगमोहन का पीछा किया गया? एकाएक देवराज चौहान की आंखों के सामने चमनलाल का चेहरा नाच उठा। चमनलाल ही जानता था कि वह नहीं बल्कि कोई और है। तो क्या चमनलाल दोगलापन दिखा गया? चमनलाल के अलावा तो उसका कोई भेद ही नहीं। इसका मतलब कि बात निकली तो चमनलाल से ही निकली। देवराज चौहान शुरू से एक एक बात पर गौर करने लगा। पहले चमनलाल ने स्पष्ट तौर से उसे मीर सिंह के यहाँ लगवाने को मना कर दिया। उसके बाद वह मान गया। बहुत आसानी से वह मीर सिंह के बंगले में नौकरी पा गया, जबकि मीर सिंह के यहाँ नौकरी हासिल कर पाना आसान काम नहीं था। लेकिन मीर सिंह ने आसानी से उसे नौकरी दे दी। उसका पता भी नहीं पूछा, उसका गांव भी नहीं पूछा। किसी नए बंदे को नौकरी पर रखते समय जो जो बातें पूछी जाती है उनमें से एक बात भी नहीं पूछी गई। देवराज चौहान के होठ भिज गए। यह सब बातें उसे पहले ही सोचकर समझ जाना चाहिए था कि मीर सिंह को उसके बारे में जानकारी है और वह उसके साथ खेल खेल रहा है, यानी कि चमनलाल डबल गेम खेल गया।
एक तरफ से तो मीर सिंह का सगा बन गया उसे हकीकत बताकर, और दूसरी तरफ उससे 12 लाख झटक कर एक तरफ हट गया। जगमोहन उससे मिलने आया तो उसके बारे में जानने के लिए उसका पीछा किया गया। कल रात मीर सिंह बाहर गया। देवराज चौहान के होठ और भी सख्ती से भिज गए। मीर सिंह जानता था कि वह 1 रुपए की डकैती के लिए यहाँ आया है, और वह तभी हो सकती है जब वह तिजोरी तलाश कर ले। इसके लिए मीर सिंह कल रात जानबूझकर बाहर चला गया, और देवराज चौहान दावे के साथ कह सकता था कि कल रात मीर सिंह के बेडरूम में जब तिजोरी की तलाश कर रहा था, तब यकीनन उसे वीडियो कैमरे द्वारा स्क्रीन पर वॉच किया जा रहा होगा, और वॉच करने वाला अजीत मलिक के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। देवराज चौहान की आंखें सुलग उठी। मीर सिंह उसके साथ मौत का खेल खेल रहा था, और वक्त को देखते हुए उसे मौका देकर धीरे धीरे खेल को बढ़ावा भी दे रहा था कि उसका दिल लगा रहे। अब हालात उसके सामने काफी हद तक स्पष्ट हो गए थे कि आजाद होते हुए भी वह बंगले में कैदी है। अगर उसने बाहर जाने की चेष्टा की तो उसे गन के दम पर रोक लिया जाएगा। तब मीर सिंह खुलकर उसके सामने आएगा और मौत के खेल का अंत कर देगा। देवराज चौहान मीर सिंह की चाल को समझ गया था, इसलिए मीर सिंह की चाल से बचकर उसे आगे बढ़ना होगा। इस बात का एहसास था उसे कि वह शेर की मान में है, और शेर की निगाहों में भी। एकाएक देवराज चौहान की आंखों के सामने चमनलाल का चेहरा नाच उठा, लेकिन चमनलाल का मामला बात का था। पहले उसे मीर सिंह से निपटना था और 1 रुपए की डकैती करनी थी। देवराज चौहान ने थैली खोली और बीच में हाथ डाला। सबसे पहले उसकी उंगलियों से रिवॉल्वर टकराई, जिसे कि उसने कमीज के भीतर पैंट में फंसा लिया। फिर थैली में से औजारों को निकाल निकाल कर बाहर रखने लगा, जिनसे उसने तिजोरी खोलने की चेष्टा करनी थी। दोस्तों, इस बेहद सनसनीखेज कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, और मेंबरशिप जोन पर भी इसी तरह की बेहतरीन कहानियां मौजूद हैं, उनका भी लुत्फ आप ले सकते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।